बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ से बात करेंगे कराची की, जहां पर ग्रीन लाइन मंसूबे का कल इफ्तिताह होना है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका इफ्तिताह करना है। लेकिन आज ही के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब कारकुनान के हमरा ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने चल पड़े। उनका ये मानना है कि ये मंसूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था और रेंजर्स के साथ और पुलिस के साथ धक्कम पेल भी हुई। एहसन इकबाल साहब को डंडा भी लगा और उनका यह भी कहना था कि अगर मेरा खून कराची की धरती पर गिरा है तो मुझे फख्र है। उनका यह कहना था कि हमारे मंसूबों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तख्तियां लगाकर क्रेडिट लेना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पैगाम यह है कि वो कराची आने की जहमत ना करें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इसी मौक़िफ़ पे बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब, असद उमर साहब का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सड़कें बिछा देने से ऐसा नहीं होता कि मंसूबा आपने मुकम्मल किया है। यहाँ पे अवाम ने पैदल दौड़कर नुमाइश चारंगी तक नहीं पहुंचना था। इसकी तकमील जो है ये हमारी हुकूमत में हुई है, तो क्रेडिट आपका कैसे? तो उनके इस मौक़िफ़ पे आप क्या राय रखते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊं कि 1915 में जब मैं सेनेटर था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, और वो आप आज स्पीच में भी देखेंगे, इफ्तिताही में मैं ही दुआ करवा रहा हूँ। ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने मेहरबानी की, कराची में बहुत सारे मंसूबे लाए और ये मंसूबा हमारी हुकूमत में पाए तकमील को तकरीबन पहुंच गया था। सिर्फ बस आने की देर थी। कायम अली शाह साहब जो उस वक्त वजीर थे, वजीर आला, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि इसको एक्सटेंड किया जाए नुमाइश चौरंगी से आगे जामे क्लॉथ तक। इसकी वजह से थोड़ा सा काम और बढ़ गया। तो ये मंसूबा हमारे वक्त में तकरीबन हो गया था। 90% काम हो चुका था, सारे फंड रिलीज हो चुके थे। बात सारी ये है कि कोई शर्म, कोई हया, कोई एहसास है इस गवर्नमेंट को या असद उमर को या इमरान खान को कि नवाज शरीफ के हर मंसूबे पे आके इफ्तिताही तख्ती लगाते हैं और बजोर ताकत लगाते हैं। इससे पहले 3 इसी रोड पे पुल था, उस पे इन्होंने तख्तियां लगाई। आज साबिक वजीर दाखिला, मौजूदा साबिक चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, मौजूदा जनरल सेक्रेटरी PMLN, उससे आपने कातलाना हमला करवाया और आपने इस्तेमाल किसको किया? रियासती फोर्स को, वजीर दाखिला के खिलाफ, एक्स गवर्नर के खिलाफ। कोई शर्म है इनको? असद उमर को डूब पड़ना चाहिए। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है कौन ये लोग? कहां से आए ये लोग जो कराची को कभी एक फूटी कौड़ी नहीं दी, कराची के लोगों के साथ कभी वफा नहीं किया, कराची के साथ कभी मोहब्बत नहीं की? ये मुकाबला करेंगे नवाज शरीफ का? निहाल हाशमी साहब, आपने कहा कि आपने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू शुरू की हुई है। निहाल हाशमी साहब, ये मुझे बता दें, आपने कहा आप सेनेटर थे, आपने दुआ कराई, आपने ये मंसूबा कराया। आपके दौर में जब मुस्लिम लीग नून की 2 दफा हुकूमत रही तो कितने ऐसे कराची के मंसूबे थे जो आपने मुकम्मल करवाए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको पता है कराची में जब बिजली की कमी हुई, जब लोग बिल बिलाते थे, तो ये नवाज शरीफ था जिसने यहाँ पे 1300 मेगावाट का बिजली घर लगाया और वो आज वहां से रोशनी आ रही। कराची लियारी बाईपास जो 30 साल से 20 साल से अधूरा पड़ा हुआ था, उसे नवाज शरीफ ने कंप्लीट किया। कराची के अधूरा किसकी वजह से पड़ा था और उसको शुरू किसने किया था? निहाल हाशमी साहब, सुन तो लेना, कम मैं अर्ज कर रहा हूँ, हम आपकी बात के ताकि हम जानना चाहते हैं। बेनजीर साहबा के दौर में शुरू हुआ था, सुन ले। किसके दौर में? सुन ले, बेनजीर साहबा के दौर में। तो फिर आपने उनका मंसूबा शुरू किया, मुकम्मल किया, तो तख्ती तो उनकी लगनी चाहिए थी, इफ्तिताह तो पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था। नहीं, नवाज शरीफ की तख्ती नहीं लगी है उसमें, सॉरी टू से। किसकी लगी है? तख्ती कायम अली शाह साहब की लगी हुई है। इफ्तिताह किसने किया? जी बिल्कुल, कायम अली शाह साहब थे, गवर्नर दूसरे। हमने कभी किसी के, ये आप पूछे इमरान खान साहब ने ये बिजली घर जो नवाज शरीफ ने बनाया, K4 का मंसूबा इनिशिएट नवाज शरीफ ने कराया, C3 का मंसूबा नवाज शरीफ ने इनिशिएट किया है। आप कराची, हैदराबाद ये भी कहें कि मोटरवे भी हमने नहीं बनवाया था। प्लीज, नवाज शरीफ ने जितना इस शहर का, और सबसे बढ़ के इस शहर को अमन दिया नवाज शरीफ ने। यहाँ पे लोग कारोबार। निहाल हाशमी साहब, कथा कलामी के लिए माजरत। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हुकूमत तब्दील होती है, नई कोई पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है, तो पिछली दौरे हुकूमत में जो तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं वो कैसे ठप हो जाते हैं।
करोड़ों रुपया लगा होता है लेकिन मंसूबे वैसे ही खंडर बन जाते हैं। इतना तो क्रेडिट दें कि जो आपने मंसूबे शुरू किए थे कम से कम तकमील तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की। नहीं, तकमील इन्होंने तकमील हो चुकी थी। आप क्रेडिट, आप कौन सी गवर्नमेंट की ब्रीफ होल्ड कर रहे हैं? ये शख्स जिसने 30 रुपए आटे को 75 पे पहुंचाया, जिसने कराची के लोगों को बेरोजगार किया, जिसने दोबारा से कराची में बदमनी लाई, क्या बातें कर रहे हैं? किस इमरान खान की बात कर रहे हैं? लोग मजाक उड़ाएंगे आपको और हमारा अगर इस हुकूमत और इस इमरान खान की हम बात करें। ये झूठ है, ये झूठे हैं, ये नालायक लोग हैं, नाहिल लोग हैं। अच्छा, जरा आगे चलते हैं, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, परसों आसफ अली जरदारी साहब ने आपके कायद मियां नवाज शरीफ को धरती का मुजरम भी करार दे दिया। उन्होंने कहा जो इस धरती पे रहना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तो उसका इस धरती से कोई तल्लक नहीं है, वो पाकिस्तानी ही नहीं है, इस धरती का ही नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसने मुशर्रफ साहब को ना बोला हो? नहीं, उन्होंने उसके बाद कहा है कि मैं शिकार करने आया हूं शेर का। क्या हो गया निहाल हाशमी साहब, आप तकरीर तो सुने। अगर नहीं निहाल, मैं वजाहत दे देता हूं। अगर उन्होंने नहीं कहा तो फिर ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ये आज कह चुके हैं कि जो उन्होंने बात की है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर उनका इशारा उधर क्यों? मैं भी उनमें कहता हूं कि शेर का शिकार तीर से नहीं होता है। हमने पहले भी तीर को तोड़ दिया और ये बेचारे अब चूंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जरदारी साहब, ये सियासी चोलेबाजियां चलती है, चलने दें। जरदारी साहब भी इस मुल्क को छोड़ के जा चुके थे 2000 में। जरदारी साहब भी 2000-2001 में जा चुके थे और 2008 में वापस आए थे मोहतरमा की शहादत के बाद। ये इस मुल्क में 8 साल नहीं थे। कोई पूछेगा जरदारी साहब से कि आप कहां रहते थे 8 साल तक? हाशमी साहब, आप ये देखिए कि उन्हीं के साथ आपने ये माजी करीब के अंदर इत्तेहाद बनाया था मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। अब क्या इतनी तफरीक पैदा हो गई कि दोनों जमातों को एक दूसरे इतने बुरे लगने शुरू हो गए? नहीं, हमें बुरे नहीं लग रहे हैं, हमें अमल बुरा अच्छा नहीं लगता है। जब आप सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसमें आप कोई और किरदार अदा करते हैं। जब बलूचिस्तान का इशू होता है उसमें कोई किरदार अदा करते हैं। अगर आपने कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करनी है या अंडर द टेबल कोई मामला करना है तो जरूर करें। कम से कम इनसे बेहतर परवेज इलाही ने एक बात तो कहा था कि मैं बावर्दी 7 बार जिताऊंगा, सदन लेके आऊंगा, 10 बार जितवाऊंगा। अगर जनाब आसिफ जरदारी साहब ने अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसे गैर जमहूरी कुव्वतों से कोई मामला, कोई मुआहदात करे तो करें, हम रोकने वाले नहीं, हम तो जमहूरी लोग हैं। अच्छा, निहाल हाशमी साहब, जिस तरह आज आप लोगों ने इफ्तिताह किया कि वो आपका मंसूबा था, आपने इफ्तिताह कर दिया। चाहे जितने जहाँ पे मंसूबे हैं, चाहे पंजाब में है, KPK में है, मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुए थे और अब अगर तकमील तक पहुँचने लगे हैं, तो क्या उन तमाम मंसूबों पर भी आप इसी तरह जाके आप लोग ही इफ्तिताह करेंगे? जी, इसलिए करेंगे कि जिस आदमी ने पूरे 40 माह में कराची और सिंध और पाकिस्तान में कोई एक मंसूबा नहीं लगाया, मां सिवाय कल पेशावर में जाकर के इन्होंने कार्ड बांटे, जाली काम किया ताकि बल्दियाती इलेक्शन में लोगों को ड्राइव कर सके। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने नापसंदीदगी का इजहार किया, इनको तंबीह की, इनको वार्निंग दी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात को नहीं माना। ये वजीर आजम कहलाने के कायल है। कमाल बात कर रहे हैं आप पूछे उससे। निहाल हाशमी साहब, मेरा एक सवाल है, कल को अगर वफाकी सतह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक्तदार आ जाती है तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मंसूबे शुरू किए हों और वो आपके दौरे हुकूमत में उसका इफ्तिताह होना हो, तो आप करेंगे या फिर उनको करने देंगे? अगर वो आके करेंगे तो अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हम अमायदीन शहर को भी बुलाएंगे, उस सूबे के गवर्नर को भी बुलाएंगे, उस सूबे के वजीर आला को भी बुलाएंगे, उस हलके के मुंतखब लोगों को भी बुलाएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की, तो मुझे ये बता दें, ये इल्ज़ाम तो आप पे है कि जब भी आप चाइना के विजिट पे आपकी हुकूमत के पे गए, जब भी आप किसी और मुल्क के विजिट पे जाते थे पाकिस्तान के वाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि वज़ीर आला सिंध को लेके नहीं जाते आप एंकरशिप कर रहे हैं इमरान खान की, आप वकालत कर रहे हैं। क्या करें आप मुझे सवाल लिख कर दे दें निहाल हाशमी साहब, हम आपकी मर्जी के आप सवाल ना करें आपसे, क्या करें आप मुझे बता दें, कोई सवाल ना करें आपसे, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, आप अपना मौकफ दें ना, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपने कहा कि हम उसको बुलाएंगे, हमने तो कहा कि आप पे पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही थी कि आपने किया और आप इस पे बुरा मना गए। नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। आप चाइना क्या करें मुझे बता दें, आप हमें लिख के भेज दें कि हम आपसे ये सवाल करें, हम वो सवाल कर देते हैं जनाब। परवेज खटक को भी लेके गए थे चाइना, नवाज शरीफ ने कायम अली शाह और मुराद अली शाह को भी लेके गए थे चाइना, नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के वजीर आला अब्दुल मालिक बलोच को भी लेके गए थे चाइना।
नवाज शरीफ कहाँ, नवाज शरीफ कहाँ, राजा भोग कहाँ, गंगू तेली तो इसी पे हाथ में आपको सवाल किया है तो आप इसका बुरा बना गए। तो बुरा नहीं, आप हम पे अटैक कर रहे हैं। हाउ नहीं, कौन सा अटैक आप पे किया? मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद धरना आप देने जा रहे हैं, आप इस्लामाबाद धरना देने जा रहे हैं, इससे पहले एक हुकूमत इस्लामाबाद में धरना देने जा रही थी, एक जमात, तो उस पर शेलिंग भी हुई थी, उसके वज़ीर आला पे भी हुई थी। तो अगर हम ये सवाल पूछेंगे फिर आप कहेंगे भाई साहब हमने तो सवाल पूछा। 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च शुरू किया था पीटीआई ने, ये पूछे ना भाई, अगर किया था, अगर उन्होंने किया था तो हम उनसे भी पूछते हैं। तोड़ने आ रहा हूं हर चीज को, मैं वफाक को हिलाने आ रहा हूं। हम वफाक को मजबूत करने वाले लोग हैं, हम वफाक को हिलाने वाले नहीं। अपने इख्तिदार के खातिर मुल्क को दाव पे नहीं लगाते हम लोग। निहाल हाशमी साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे बतौर एहतराम सवाल है। बल्दियाती बिल के हवाले से अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध के अंदर, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ अपनाती है कि बेनिफिशरी ये सारी अपोजिशन जमातें थी इस बिल की, हम लेके आए हैं तो अब ये बोलने लग गए हैं। तो बल्दियाती बिल के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या तहफ़्फ़ुज़ है? हमने ये इसको रिजेक्ट कर दिया। जो इख्तियार, देखिए वजीर आला मुंतखब होता है, इसी तरह मेयर भी मुंतखब होता है। वजीर आला का एक आवान होता है तो मेयर का भी एक आवान होता है। जितना इख्तियार वजीर आला को, वही इख्तियार मिलना चाहिए मेयर को। वो कराची का हो, लारकाने का हो, नवाब शाह का हो। अगर मेयर मजबूत होगा तो हमारी शहर को तरक्की मिलेगी। अगर मेयर कमजोर होगा तो आप यहाँ पे बादशाहत ना करें। ये पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज्यादती की है और वो अपने एक कारकुन को ले जाकर के कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है। इनको पता है कि कभी इस शहर से जीत नहीं सकते। इन्होंने इस शहर में कोई काम नहीं किया है, यहाँ के लोगों के मुलाजमतें छीनी है, नौकरियां छीनी है, कारोबार छीना है। तो ये शहर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो सच है वो हमें बोलना चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। शहर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है। मेयर का अपना इस्तिस्वाब राय होता है, उसको इख्तियार दिए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस दीगर अपोजिशन जमातों का भी मौक़िफ़ लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी लेंगे, और जो उधर की अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध की मजमूई सूरत हाल पे बात करेंगे। सिंध में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी एक्टिव है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वहाँ की अपोजिशन जमातों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो लोकल बॉडीज़ एक्ट को लेकर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ऑर्डिनेंस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये जो नया सियासी मंजरनामा सिंध में बनने जा रहा है, इसका हल क्या निकलेगा? तमाम स्टेक होल्डर्स क्या एक मेज़ पर बैठ कर तमाम चीज़ें डिस्कस करके कराची के और सिंध के अवाम के लिए कुछ बेहतर फैसला कर सकेंगे, या सियासत यूं ही जारी रहेगी? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। आलमगीर खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह मानना है कि जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा है ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, तो वजीर आजम पाकिस्तान को यहां पर आकर इसका इफ्तिताह करने की जहमत नहीं करनी चाहिए? इफ्तिताह हमने कर दिया है, तो आप उनके इस मौक़िफ़ पर क्या राय रखते हैं? देखें, ये बिल्कुल ठीक है कि इनके दौर में ये मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। जब हमारी हुकूमत आई तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जहन नशी करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वफाक का जिम्मा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ऑपरेशन साइट यानी जो टिकटिंग है, आईटी सिस्टम है, बसेस लाना, टर्मिनल चलाना, ये सब सूबे का जिम्मा था। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो सूबे ने जो ऑपरेशन साइट थी वो भी वफाक के जिम्मे कर दिया, वफाक ने टेक ओवर किया इसको, और आज 3 साल के इसके ऑपरेशंस वफाक के जिम्मे, 3 साल हम चलाएंगे इसको। तो हमने वो चीज तकमील तक लेके गए, और अब कल इंशाल्लाह वजीर आजम साहब आ रहे हैं तो इसका इफ्तिताह होगा, बाकायदा बसेस आपको ऑपरेशनल नजर आएंगी। और इसके साथ साथ जो इसके साथ ब्रिजेस थे, नाज़माबाद में 6 ब्रिजेस बनाए, इससे अटैच सड़कें थी वो बनाई गई। टोटल 23 किलोमीटर का ये सारा रूट है। तो मैं सिर्फ ये बताऊं कि ये जो बात करें तो ऐसे तो एटम बम भी वो भुट्टो के दौर से चला आ रहा था, फिर इनके दौर में फट गया, जिसका क्रेडिट आज तक ये क्लेम करते। तो ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें, पीएचडीपी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 5-5, 10-10 साल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो असल चीज ये होती है कि किस गवर्नमेंट ने उसको तकमील तक पहुंचाया। कागज पे तो हर हुकूमत प्रोजेक्ट ले आती है। अब ये डैम्स जो बन रहे हैं आज,
ये कब से कागज पे मौजूद है, लेकिन किसने इनिशिएटिव लिया, किसने इसको फाल तरीके से पहुंचाया, असल बात वो है। और तो ये आज जो इन्होंने ड्रामेबाजी की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कराची में इसके अलावा केसीआर का मंसूबा है जिसकी कंप्लीशन डेट दी जा चुकी है, 2023 में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, उस पे काम जारी है। K4 का मंसूबा है, उस पे काम जारी है। और नालों की सफाई, 3 नाले, औरंगी टाउन नाला, गुजर नाला और महमूदाबाद नाला, महमूदाबाद नाले पे काम हो चुका है, बाकी 2 नालों पर स्टे लिया गया था। जमीर साहब, आज जो कराची में हुआ, आपकी गवर्नमेंट हो, साबका गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, आप उसको तकमील तक पहुंचाएं तो क्रेडिट आप ही लेंगे, नेचुरली तौर पे होता है, जिसकी हुकूमत होती है तकमील तक उसने पहुंचाया। आज जो इस कराची के अंदर हुआ, आपकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून ने जो आज किया, वहाँ पे जाकर इफ्तिताह कर देना, वहाँ पे सब कुछ कर देना और क्रेडिट लेने की कोशिश करना, रेंजर से पुलिस से हाथापाई करना, आप क्या समझते हैं ये ठीक हुआ? पहली बात तो ये तरीक़ेकार जरा गलत था। हाँ, मैं जरूर ये बात मानता हूँ कि इसमें क्रेडिट जो है वो नून लीग क्रेडिट उनका बिल्कुल था। अगर ये प्रोजेक्ट पीटीआई हुकूमत का होता तो कभी पाए तकमील से पहुंचता ही नहीं, क्योंकि ये तो सिंध को एक ये तो मेरे ख्याल से आज तक जितने भी काम मंसूबे हुए हैं उनमें कोई भी काम पीटीआई के सामने आप उनके जिम्मे नहीं कह सकते कि इन लोगों ने कोई भी चीज शुरू की हो, कंप्लीट की हो। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक काम इन लोगों ने बड़ा अच्छा किया, जिसके लिए मैं पीटीआई को बड़ी दाद देता हूँ, जो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके और उसका क्रेडिट लेते कि प्रोग्राम है। तो ये सिर्फ चोरी चक्कारियां, नाम बदलना। हमारे यहाँ भी उमरकोट में एक रोड था जो नवाज शरीफ, लेकिन ये जो आज हुआ तैमूर भाई, इस पे भी जरा बता दें, उस रोड का भी क्या हुआ? आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ? पहले इफ्तिताह जो है हो चुका था, अभी जो है वहां पर इनके तैमूर भाई जो आज हुआ, जो एहसन इकबाल साहब ने किया है, जुबैर साहब ने किया है, उसी रोड का जो फंडेड प्रोजेक्ट, हर चीज नून लीग के हुक्म में मिला था। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या ऐसा होना चाहिए? ये जो रवायत पर गई है, जो रीत पर गई है कि ये तरीकेकार सही नहीं है। इस तरह से जोर जबरदस्ती पे काम नहीं चलते। काफी मंसूबे ऐसे हैं ना मुस्लिम लीग नून के दौर के शुरू हुए, जो पंजाब में मुकम्मल हुए, वहां पे नून लीग ने ऐसा नहीं किया, सिंध में ये काम नहीं चलते। नून लीग ने भी देखिए सिंध में मफलूज हो गई है नून लीग भी पीटीआई की तरह। आपने देखा, आपने सुना होगा, इनके तलाल चौधरी ने हमारे इलेक्शन में 33,000 वोट उठाने के बाद लाहौर में किस किस्म की गलीज और घटिया जबान इस्तेमाल की हमारी लीडरशिप के लिए। अब अगर मैं चाहूं तो बैठ के नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत ऐसी जबरदस्त उनको मैं डायलॉग बता सकता हूँ और ऐसी प्यारी प्यारी गालियां दे सकता हूँ, पर मेरी लीडरशिप की तरफ से मुझे इजाजत नहीं है। और दुख की बात यह है कि अभी तक तलाल ने ना माफी मांगी, ना उनकी पार्टी ने इससे मदद की, यानी कि ये चाहते हैं कि ये अब जेलों से गालियां खाएं। प्लस कराची में आके जो हरकत हुई जबरदस्ती जोर पे, माने पीटीआई में और नून लीग में अब कोई फर्क नहीं रहा। वो भी किसी और के प्रोजेक्ट पे इफ्तिताह करते हैं और वो एक प्रोजेक्ट पे इफ्तिताह हुए कि आप हाथापाई करना। मैं इसी मौके पे आपकी तरफ दोबारा आता हूं। आलमगीर खान साहब, जो नुक्ता उठाया तैमूर तालपुर साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे के मंसूबों पे तख्तियां लगाने वाले हैं। ये आप ये कहते हैं कि आपकी वो पहली हुकूमत है जिसने 13 साल बाद कराची की भलाई का सोचा है, लेकिन वहां की हुक्मरान जमात आपके बारे में राय कुछ और रखती है। देखिए, मैं फिर से कहूं, चले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को 5 मिनट के लिए साइड पे कर दें। जो ऑपरेशंस के काम थे ये तो सूबाई हुकूमत के थे ना, इन्होंने नहीं किए, वो तो हमने किए ना। इन्होंने अपना जिम्मा हमारे सर डाला, हमने तो उसको फाल तरीके से सरअंजाम दिया। तो अब ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी तो देना कि इनका जिम्मा हमने उठाया। ओ यार, आज कराची में नाले की सफाई, आप सोच सकते हैं वजीर आजम आपके नाले साफ कर रहे हैं किसी शहर में, पाकिस्तान में कहीं हुआ है किसी शहर में? ये इनकी नाअहली है, ये इनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। रही बात बेनजीर इनकम सपोर्ट की, तो ये रिकॉर्ड पे है।
8,000 से जायद लोग उसमें ब्यूरोक्रेट्स की बेगमात, इनके MNA MPs के चाचा मामा उसमें शामिल थे और गलत तरीके से वहां से फायदा उठा रहे थे, अपने नाम डलवा के पैसे ले रहे थे, उन सबको निकाला वहां से। तो ये इनके प्रोग्राम की तो ये हकीकत है। ये एहसास प्रोग्राम के तहत आज 65 शोबेजात में लोगों को सहूलत दी जा रही है, जिसमें से एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो मैं सिर्फ ये कहूं कि ये बात कराची का आज 625 अरब रुपए के प्रोजेक्ट है जिस पर वफाक काम कर रहा है, और ये इनके करने के काम थे। 14 साल में बस नहीं दे सके कराची को, आज ये हमें ग्रीन लाइन पे लेक्चर दे रहे हैं। यार खुदा को मानो, नाला ये साफ नहीं कर सके, वफाक आया वहां पैसे दिए, और गुज्जर नाले के लोगों को तो कॉम्पनसेशन दे दो जो 35 अरब वफाक ने आपको दिए। यार ये हमें लेक्चर दे रहे हैं। इसके साथ क्यों नहीं दे रहे आप गुज्जर नाले के लोगों को? गुज्जर नाले के लोगों के हवाले से आलमगीर खान साहब कहते हैं कि आप बिल्कुल उन्हें ओबलाइज नहीं कर रहे। केसीआर का मंसूबा 14 साल से इनके पास है, वो हमने लिया। 60,000 इलीगल बिल्डिंग्स बना दी यहाँ पे, नस्ला टावर। आलमगीर भाई तैमूर तालपुर साहब से पूछते हैं। जी तैमूर भाई क्या कहेंगे आप? बस जी क्या कहूँ, मतलब कि बंदा कोई झूठ बोलता है तो जरा फिर थोड़ी बहुत तो वो भी आती है ना, पर यहाँ पर तुम्हें फिर भाई को वो भी नहीं आ रही। नाम जरा मुझे ले, कौन से ब्यूरोक्रेट्स और कौन से पॉलिटिशियंस थे। हमने बहुत क्लियर और इतना कंप्लीट सिस्टम बनाया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेवाओं को पैसे मिलते थे और फाउल प्रूफ उसकी पूरी सिक्योरिटी थी। तो ये बातें ना करें। ये बातें आप इमरान खान साहब से पूछ सकते हैं कि उनकी बहना ने जो है, हमारी अलीमा बाजी ने 40 अरब रुपए कपड़े सीकर कैसे बनाए और कैसे अकाउंट में। आप ये बात देखिए कि जो नाम हज़फ किए गए थे उस लिस्ट में से, जो आपके मुताबिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी थे, वो जो नाम निकाले गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनमें से कुछ लोग भी सामने नहीं ला सकी कि ये मुस्तहिक थे, इनके नाम निकाल दिए गए। नहीं, ऐसे कोई नाम नहीं थे। ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से कम ज़र्फ नहीं होगा जो बेवाओं के पैसे खाएगा। कम से कम हमारे यहाँ सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, हमने जो वादे किए थे उन वादों की जो है बात तो हमने हमेशा पूरी की है। इनके वादे कहाँ गए? जिन्होंने घर देने थे, लाखों घर, उन्होंने तो वो घर छीन लिए लोगों से। इन्होंने जो करोड़ों नौकरियां लेनी थी तो लोगों से नौकरियां छीन ली। इन्होंने तो डॉलर का रेट कम करना था, तबाही बर्बादी कर दी। इन लोगों ने पेट्रोल का प्राइसेस कहाँ पहुंचा दिए। तो अब जो है ना, बेसिकली अवाम एक तरफ है और पीटीआई हुकूमत एक तरफ है। अवाम के अहल करप्ट लोगों से हम जान छुड़ाएं, वरना हम आपके खिलाफ हैं। और मजबूरन अब हर अपोजिशन जमात को जो अवाम के साथ खड़ी है यकजहता होना पड़ेगा। चाहे मैं नून लीग को पसंद करूं, मैं करूं ना, किसी से भी ताल्लुक। ये अब जो हालात इन्होंने कर दिए हैं उनमें ये सोचें कि क्या होगा, क्योंकि अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी आ गई हैं सामने, और मेरे ख्याल से पीटीआई के लोग तो बहुत मुश्किल से निकल सकेंगे। सड़कों पर वोट मांगना तो दूर की बात है, शायद झंडा लगा के घूमना भी इनके लिए नागवारा होगा, क्योंकि अब अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि अंडे और टमाटर के साथ। तैमूर साहब एक बात मुझे बताएं, चले वफाक में तो आप इल्जाम लगाते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ तल्लका ठीक नहीं रखती, अपोजिशन को मानती नहीं, लेकिन सिंध के अंदर आप किसी एक अपोजिशन जमात को भी बल्दियाती मामलात पे अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं कर सके। देखिए जी, एक जो अपोजिशन की है ना, एक तरीकेकार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक हाउस की डिग्निटी होती है। अब आप देखें जरा इन लोगों के हालात क्या हैं। इन्होंने सबसे बड़े सिंध के लैंड ग्रैबर को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, और बदकिस्मती से पहली बार ये हुआ बजट के दौरान अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका नहीं मिला। आपने देखा इनकी हरकतें क्या थी। ये वो लोग हैं जो असेंबलियों में लोगों की माओ बहनों के सामने जो गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं। नेशनल असेंबली में क्या हुआ, प्रोविंशियल असेंबली सिंध में क्या हुआ, इन लोगों ने सीटियां बजाई, बाजे लेके आगे। एमपीएस हैं या अपना बंदर है, मतलब कोई तरीका इस हाउस का डेकोरम। ये वो सिंध असेंबली का हाउस है जिसने आपकी रेजोल्यूशन। लेकिन आप ये देखिए तैमूर भाई, पताफी साहब ने भी जो सूबाई असेंबली के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपने कोलीग के बारे में, वो भी सबके सामने। इस पे मजीद बात नहीं करते। मैं आलमगीर साहब की तरफ बढ़ूंगा। आलमगीर साहब, अगर लोकल बॉडीज एक्ट की बात की जाए, मैं तैमूर भाई आपकी जानिब वापस आता हूँ। आलमगीर साहब, अगर बात की जाए नए बल्दियाती निजाम के हवाले से, तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यह मानना है कि अब से कुछ साल पहले ये जो वावेला कर रही हैं अपोजिशन जमातें, ये असल बेनिफिशियरी थी इस एक्ट की। अब हम ले आए हैं तो इनको एतराजात सूझने लगे।
देखिए, ये जो अभी कह रहे थे ना कि अवाम पीटीआई के साथ नहीं, अगर अवाम पीटीआई के साथ ना होती, ये चोर दरवाजे जैसा ये बिल लेकर आए ना, काला कानून, ये ना लाते ये लोग। ये इसीलिए इनको पता है कि अवाम से तो ये रिजेक्ट होने, ये सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए, क्योंकि पीछे पैसा तो बहुत है इनके पास और इनको सेनेट के इलेक्शन में शय मिली है इससे कि पैसे पे खरीदो जमीर लोगों के, तो ये यहां पर जो है बोलियां लगाना शुरू कर देंगे, तो हराम का पैसा बनाए ना। और ये असेंबली की बात करें, और यार स्पीकर तुम्हारा नैब के केस में जेल में है, अभी भागा मफरूर था 1 महीने से, तुम हमें बता रहे हो कि वो फला लैंड ग्रैबर है, फला ये पूरा चट्टा बट्टा है यार। सिंध का गंदुम जो है उधर चोरी हो रही है, 1,68,000 टन जो है गंदुम चोरी हो, 7 अरब लागत की गंदुम, इसी वजह से जखीरा अंदोजी करते, चोरी करते और फिर मसनूई महंगाई होती। तो ये काले कानून जो लाए ये लोग, आपने पीपल्स पार्टी में इल्जाम लगाए कि पीपल्स पार्टी ने ये सारा कुछ किया है, उन्होंने आपने जो इल्जाम लगाए उसका जवाब तो तैमूर भाई देंगे, लेकिन जो कोरोना फंड में बेज़ाब्तियां हुई, जिसका बाकायदा ऑडिट हुआ, सामने आया, उस पर क्या कहेंगे? उसका मेरे इल्म में नहीं है इस वक्त कि उसकी अभी क्या स्टेटस है उसका, लेकिन मैं ये क्लियर करूं कि अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो उस पर वजीर आजम साहब एक्शन लेंगे। आपने देखा शुगर स्कैंडल में किसी पे रियायत नहीं लाए, चाहे वो हमारे अपने थे। आपने देखा पंजाब में हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स को जेल किया गया, उनको नैब रेफरेंसेस उन पे फाइल किए गए। तो जहां पीटीआई के अपने लोग भी मुलविस पाए गए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन जो आप बेज़ाब्तगी की बात कर रहे हैं, मेरी नॉलेज में नहीं और मुझे गवर्नमेंट का इस पर मौकिफ इस वक्त मालूम नहीं, तो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगी कि मैं दूं। उस मेडिसिन के मामले पे एक वजारत तो हटा दी गई, लेकिन उसके बाद सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। ये भी तो मामला आज के दिन तक हल नहीं हो सका। देखिए, इसका जवाब नैब देगी। नैब का आज स्पोक्स पर्सन मौजूद है, नैब आज आजाद इदारा है। आप नैब से पूछें कि उन्होंने क्या किया, और नैब ने ही हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स को अंदर किया। आप नैब से इसका सवाल पूछें। तैमूर साहब, आपने तहकीकात की बात पे बड़ी मानी खेज हंसी है, इसकी पीछे वजह क्या? यार, ये जो है ना, वो मजेदार लोग हैं जो खुद करप्शन करते हैं और नैब की इनकी अंडर होने के बावजूद फिर ये खुद कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लेते हैं कि नैब इस पे इंक्वायरी ना करे। तो इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये किसी को भी चोर या मैं किसी को भी चोर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवाम को पता है कौन चोर है। अली बाबा 40 चोर, यानी कि इमरान खान 40 चोर, 53 मेरे ख्याल से इनके कैबिनेट के मेंबर्स अब हो गए। तो ये सब मिले हुए हैं। पहले लोग कहते थे कि इमरान खान करप्ट नहीं है, उसकी टीम करप्ट है, पर आज पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान भी करप्ट है, क्योंकि खान साहब खुद कहते थे कि जब आपके ऊपर कोई करप्ट नहीं होगा तो नीचे कोई करप्शन कर नहीं सकता। तो ये तो एक मिथ थी जो उड़ गई, खत्म हो गई। मैं जरा आपको ये क्लियर कर दूं, आपने ताफी साहब की बात की थी, उन्होंने जो लफ्ज, कोई ऐसा कोई गाली नहीं दी थी, पर जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था उस पर एक्शन लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने। उन्होंने सस्पेंड की इनकी मेंबरशिप इमरान पिटाफी साहब की, एंड एट द सेम टाइम इमरान पिटाफी साहब ने फिर उनको राजी किया, उनसे माफी मांगी। और पीटीआई की हुकूमत क्या करती है, जब ये लोगों की माँ बहनों को गालियां देते हैं तो इनको शाबाशी देते हैं, इनकी तरक्कियां हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं चाहूँ तो मेरा दिल कह रहा है मैं 4 से लंबी गालियां भी नवाज शरीफ को भी दे दूं, पर मैं नहीं, क्योंकि मुझे मेरी लीडरशिप ये करने की इजाजत। तैमूर साहब, एक लाहौर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन 133 के इलेक्शन के बाद, और मुस्लिम लीग नून के एमएनए ने और उनके साथ सारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत खड़ी थी। उन्होंने कहा कि सिंध का पैसा चोरी करके आप पंजाब में लगा रहे हैं और लोगों को रिश्वत दे रहे हैं, लोगों के साथ आप लोगों से उस चीज़ों पे हलफ ले रहे हैं जिस पे गुस्ताखी हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो सिंध का पैसा इस्तेमाल किया इलेक्शन में, उन्होंने कहा हमने सबूत दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन में। तो आप तो खुद डस्का इलेक्शन में बड़ा शोर डालते थे, ये मुस्लिम लीग नून आपकी तहादी थी, ये जो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, नून लीग की इसमें कोई कसूर गलती नहीं है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि 5,000 वोटों से हम 33,000 पे पहुंच देंगे। और वो शायद भूल रही है कि इलेक्शन जो है सिंध हुकूमत ने नहीं कराई, ये इलेक्शन पीटीआई की हुकूमत ने कराई है, फेडरल गवर्नमेंट ने कराई है, इलेक्शन कमीशन ने कराई है। और ये जब बंदा बुखलाहट का शिकार हो जाता है तो इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है, इसी किस्म की बातें करता है। मैं समझता हूँ हमारे पंजाबी जो लोग हैं वो बड़ी गैरतमंद हमारे बहन भाई हैं, और वो मैं समझता हूँ कभी भी इस लेवल पर गिरकर
पैसे लेकर वोट नहीं खरीदते, और पैसे देना कोई मजाक की बात नहीं है। 33,000 वोट ये अवाम ने दिया, क्योंकि अवाम पीटीआई से भी तंग आ चुकी है, अवाम नून लीग से भी तंग आ चुकी है। वो चेंज देखना चाहते हैं, वो चेयरमैन बिलावल को देखना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये तो गेम चेंजर आज है ना। अभी अगली इलेक्शन आप देखें, अभी जनरल इलेक्शन आएगी, ये तो एक ऐसी सीट थी जहां पर ठप्पा था। ये सीट इनकी अपनी जाती सीट है नून लीग की। इस सीट पे प्लस जो कैंडिडेट था उसका सिंपैथी वोट था। उस सब चीजों के बावजूद अगर हम अभी भी जरा बेहतर तरीके से लोगों को ला सकते, कन्वेंस बेहतर देते, तो हम जीतने की पोजीशन में थे सिलेक्शन। आलमगीर खान साहब, सिंध में टफ टाइम देंगे बल्दियाती इलेक्शन? देखिए, एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि बिलावल को देखना चाहते हो। बिलावल को देख लिया सिंध में यार, 14 साल में सिंध में क्या हालात तब्दील हुए हैं मुझे बताए ना। कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है यहाँ पे। कराची को जो है देहात बना दिया है। ये यहाँ बात कर रहे हैं इंटीरियर जाएं, वहाँ स्कूलों में गाय बकरियां भैंसे बंधी हुई हैं। स्कूल्स का हाल 60,000 टीचर्स गोश्त मुलाजमीन है वहाँ। 20,000 से ज्यादा स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नहीं, प्ले एरिया नहीं, वॉशरूम नहीं, पीने का पानी नहीं। तो ये बिलावल को सब देख चुके हैं। आप सिर्फ पंजाब के मोटरवे से सिंध में दाखिल हो तो आपको हालात तब्दील होते नजर आते हैं, और वो इनकी बदौलत है। 14 साल ये यहां बैठे हुए थे। तो ये छोड़ दें खुदारा, ये बड़े बड़े दावे छोड़ दें। और कराची में ये सिंध में जो अभी नया बल्दियाती कानून ला रहे हैं, मुझे बताएं मेयर से इन्होंने स्कूल्स ले लिए, मेयर से छोटे BHUs ले लिए। मेयर के पास कोई बड़ा वो 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता, मेयर कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सकता। और ये आप नफरत देखें, क्योंकि इनको पता है कि किसी और का मेयर आ जाएगा। इन्होंने उसमें ये भी मेंशन किया है कि मेयर किसी फॉरेन डिग्निटीज को जो है वो रिसीव नहीं कर सकता। आपके तमाम एतराजात बजा, इसी एतराजात पे बात गवर्नर सिंध ने की हुई है। तैमूर भाई, शॉर्ट कमेंट इस पे। एक तो पहले जो तनकीद की जा रही है स्कूल्स को लेके और सेहत के निजाम को लेके, ये दहाइयों से की जा रही है, कुछ 15 साल तो हो गए। हर ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे यही इल्जाम लगाती है और आज तक वो इल्जाम बरकरार है। इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा सका परफॉर्मेंस से? परफॉर्मेंस हमारी अब सबके सामने है। हमारी ये परफॉर्मेंस है कि हम 3 बार लगातार हुकूमत बना चुके हैं और हम 4थी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आलमगीर खान मेरा भाई है, आज आपने इसे शो पे लिया है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज डेट लॉक कर दें। जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन होंगे उस दिन फिर मुझे मेरे भाई को एक साथ शो पे लाएगा, तो पता चलेगा कितने टाउन किसको मिले हैं और कैसे कैसे मिले हैं और आपके शहर किसको मिले हैं। वो अवाम का फैसला है, अवाम जानती है किसने क्या काम किया है। आज हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सिंध का पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे जा रहा है। लोग अलग सूबों से आके हमारे से इलाज देखते हैं बल्दियाती इंतखाबात में मार का कौन मारता है और अवाम के तहफ्फुज के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए फैसले क्या किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं जिसकी तरफ से भी फैसले हों वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हों। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब और आलमगीर खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ अब तो जनरल इलेक्शन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर पार्टी जो है वो अवामी राबिता मुहिम तेज़ करने का फैसला कर चुकी है और इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवामी राबिता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकासद क्या हैं और अब तक उस पर इम्प्लीमेंट कितना हो चुका है? राना साहब की तरफ। राना साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का जो इरादा रखती है उसमें माजी की निस्बत उन्हें ज़्यादा एज मिलेगा? देखें, मेरे ख्याल है कि तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है और ये फैसला जो है गुज़िश्ता रोज़ हुआ था कि अब अवाम में जाएं, अवाम को जाके बताएं कि हमने क्या किया है। अवामी कैंपेन ऐसी बनाएं कि जिससे अपोजिशन को एक बाकायदा जवाब मिल सके। और जो अपोजिशन जो है, खासकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान को टारगेट पे रखा हुआ है कि उन लोगों ने जो हुकूमत के खिलाफ एक मार्च का ऐलान किया है, उससे पहले एक ऐसी फ़ज़ा बना दी जाए कि हर शहर में,
हम बड़े बड़े जलसे किए जाए, उस शहर के तरक्याती कामों के इफ्ताह के मौके पर ये जलसे किए जाए, उन शहरों के अंदर जो जो इन्होंने काम किए हैं उसको अवाम के सामने लाया जाए, जो जो रिलीफ दिया है उसको सामने लाया जाए। इस सिमन में बाकायदा एक थिंक टैंक जो है तहरीक इंसाफ को बैठ गया है और उसने इस पर काम शुरू कर दिया। देखें जिस तरह कल गालबन कराची में इफ्तिताह है ऑरेंज लाइन का, वज़ीर आज़म जा रहे हैं जो ग्रीन लाइन का, इसके बाद अब परसों ये जो आ रहे हैं वहाँ पे मियाँ वाली में, वहाँ पे भी रिकॉर्ड तरक्याती काम है, हफ्ते को वहाँ पे जा रहे हैं वज़ीर आज़म, हफ्ते इसी तरह उसके बाद लाहौर है, दूसरे शहर है, और वज़ीर आला जो है पंजाब वो भी एक्टिव हो गए। KPK के अंदर उन्होंने मसाजिद में जो वज़ाइफ देने थे, उलमाए का जो इमाम मस्जिद थे उनको वज़ाइफ में इजाफा करके वो शुरू कर दिया, बाकी काम कर दिए। इनका टारगेट ये है कि हर सूरत में जनवरी के महीने के अंदर अंदर ऐसी फ़ज़ा कायम कर दी जाए कि नज़र आए कि PTI ने कुछ किया है और PTI की अवाम में कोई अहमियत है। ये मामला उस वक्त सामने आया, ये मामला उस वक्त तय हुए जब ये कहा गया कि जनाब अवाम जो है वो इस वक्त सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ जा रही है। गली मोहल्लों में, चौकों चौराहों पे दुकानदार जो हैं उनके जहन ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हर चीज़ पे वो कहते हैं ये PTI का कसूर है, PTI का कसूर है। और PTI के MNA, PTI के MPA, PTI के टिकट होल्डर, PTI के ज़िली ज़िम्मेदारान, तहसील ज़िम्मेदारान, यूनियन कौंसिल के ज़िम्मेदारान जो है इस पर जवाब नहीं दे रहे। तो फिर फैसला हुआ कि हम भी अवाम में जाएँ, हमारे जो लोग हैं उनको एक्टिव करें, उनको बाइख्तियार करें, अवाम में जाके। फैसला हुआ कि अवाम में इमेज को बेहतर किया जाएगा, यही फैसला हुआ। आप ये देखिए कि नेपरा ने ₹5.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। दूध और दही की कीमतें ज़िली इंतजामिया ने 15-15 रुपए बढ़ाई, ये सिंध और पंजाब की बात कर रहा हूं, लेकिन बिक कितने में रहा है? उससे भी ज्यादा रहा है। नान और रोटी की कीमत में इजाफा हो गया। तो ये जो बुनियादी जरूरियात हैं अवाम की, वो जब महंगी होती जाएंगी तो फिर इमेज क्या ये तरक्याती कामों से आप बना पाएंगे? देखिए ये इसीलिए निकले भाई, इनको बड़ा वाजे जो इनके पास रिपोर्ट्स थी और जो इनकी मीटिंग्स हुई उसमें ये कहा गया कि अवाम को चाहिए सस्ती सब्जी, अवाम को चाहिए सस्ती रोटी, सस्ता आटा, सस्ती घी, मतलब वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की अशिया है वो सस्ती चाहिए। अवाम को चाहिए कि बिजली के बिल जो है उसमें कुछ कमी आए, अवाम को गैस के बिलों में कमी चाहिए, अवाम को जो है दीगर वो चीज़ें जो मामूली सी हैं जिसको हुकूमत कर सकती है उसमें चाहिए। अवाम को ये नहीं, जिससे कोई गर्ज नहीं है कि जनाब आप कितने बड़े प्लांट लगा रहे हैं, अवाम को कोई गर्ज नहीं है कि आप कितनी करप्शन करने वाले लोगों को पकड़ रहे हैं, अवाम को कोई गर्ज नहीं है कि जनाब आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, कितनों को फारग किया। अवाम अब इससे तंग आ चुकी है। देखें मैं आपको बड़ी क्लियर बताऊँ, इनकी मीटिंग में ये बात हुई कि लोग नहीं चाहते, लोग अब ये सुनने नहीं चाह रहे कि नवाज शरीफ भाग गया। उनका भाग गया तो भाग गया, लेकिन उसका वोटर आज भी उसके साथ खड़ा है। आसफ अली जरदारी पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उसका वोटर आज भी उसके साथ खड़ा है। मौलाना पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उसका वोटर आज भी उसके साथ खड़ा है। उसका हमारा वोटर क्यों काम हो रहा है, हमारा वोटर हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा, अवाम हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी? तो जिस पर इन्होंने कहा जी कि एक तो जब ये अवामी कैंपेन करेंगे तो उससे पहले इन्होंने बड़ी क्लियर हदायत जारी कर दिया ब्यूरोक्रेसी को। और मैं आपको ये बता दूं, हमने उस दिन कहा था ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो लिस्टें तैयार हुई थी ना, उस पर आपको आइंदा चंद दिनों में बड़े बहुत बड़ी पैमाने पर तबादले भी नजर आएंगे और बहुत से लोगों की छुट्टी भी नजर आएगी। यही चीज़ इनको इनकी अपनी मीटिंग में डिस्कस हुई है कि 5 रुपए कीमत बढ़ाई जाती है, 25 रुपए बढ़ जाती है और इंतजामिया जो है वो सुख की मांझी भी जाती रहती है। तो अवामी उस पर तो अवाम जो इंतजामिया उस पर तो जो नहीं देती। मिनी बजट के बाद क्या करेंगे जो अभी आने वाला है, जिसमें बहुत सारे तबकात को टैक्स छूट जो है वो खत्म की जा रही है, फिर उसके बाद तो ढिंडोरा और पीटा जाएगा अवाम की तरफ? पीटा जाएगा जी, ये तो इनको सोचना होगा। मैं तो आपको इनकी वो प्लानिंग बता रहा हूँ जो इन्होंने फैसला कर लिया और जिस पे कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लोग तो बाद में कहेंगे ना जी ये एकदम अवामी कैंपेन कहाँ से आ गई, तो ये अवामी कैंपेन करने लगे हैं, ये देखने लगे हैं कि कितने % लोग इनके साथ मौजूद हैं, कितने फ़ीसद ऐसे लोग हैं जिनको ये मुतमिन कर सकते हैं। और अगर ये मुतमिन ना कर सके और इनको रिस्पॉन्स ये मिला कि इनकी अवामी कैंपेन जो है, अवामी मुहिम जो है वो कामयाब नहीं हो रही, तो फिर आप जहन में रखिएगा फिर बल्दियाती इंतखाबात भी आगे चले जाएंगे, फिर और बहुत से मामला जो है उस पर इनको सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी ये एक टेस्ट केस के तौर पर निकलने लगे हैं और इस पर मैं आपको ये भी बता दूँ, इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद हर रोज इसको चेक करेंगे और अब ये भी चेक किया जाने लगा कितने MNA, कितने MPA, कितने टिकट होल्डर, कितने इनके अहदेदारान जो है वो अवाम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। रोजमर्रा की सूरत हाल ली जाएगी। बहुत से होते, चले मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब से कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ की अहम जिम्मेदारियों से सबदोश किया जा रहा है। सही, ये मैं आपको यानी चेहरे तब्दील किए जाएंगे, कुछ चेहरे तब्दील किए जाएंगे, कुछ नए लाए जाएंगे, कुछ पुराने वर्कर्स जो हैं जो नाराज बैठे थे, जिन्हें ओबलाइज नहीं किया गया था, उन्हें अहमियत दी जाएगी। ये सारा कुछ होगा। इनका टारगेट जनवरी का महीना है कि जनवरी के महीने में हम इतना कुछ कर लें कि फरवरी और मार्च में अपोजिशन की कोई कैंपेन भी जो है वो कामयाब ना हो। फिर वक्त कम है, बात कर लेते हैं। जब हुकूमत पे हमने बात कर ली है तो इस पे कल तफसीलन बात भी कर लेंगे। अपोजिशन जो है
मार्च में अगर धरना देती है या लॉन्ग मार्च करती है तो वो क्या आपको तवालत इख्तियार करता दिखाई देता है? हाँ भी बड़े वक्त कम था, मैंने कहा कि जाते जाते बात जाते जाते ना आप इस तरीके से खबर निकलवाते हैं। नहीं यासर, मैं आपको बता दूं, एक तो बहुत कम इम्कानात हैं कि 23 मार्च को धरना हो। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर 23 मार्च को धरना होता है, चले सुन लें, फैसला कर लिया है मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून है। फैसला कर लिया उन्होंने कि मैक्सिमम बहुत भी ज़्यादा धरना देना पड़ा तो 2 दिन का धरना होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल के पहले तो 3 दिन की खबरें थी। तो मैं कह रहा हूँ 2 दिन देख लीजिएगा, 2 दिन का धरना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहले तो कोशिश करेंगे कि एक दिन ही वहाँ पे बड़ा जलसा करें और अगले दिन उसके इख्तिताम का ऐलान करें। और अगर मौलाना साहब की ज़िद कायम रही तो मैक्सिमम 1 दिन का 2 दिन का वहाँ पे धरना होगा। और वो धरना जो है उसमें मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि उनके लोग कम हों, और मौलाना साहब जो है उनकी ज़िद ये है कि वहाँ बैठा जाए और उनसे आकर कोई बासर शख्सियत जो है, जो अहम शख्सियत जो है, वो आकर इस दफ़ा उनको मुकम्मल यकीन दहानी कराए कुछ देने की, या आइंदा आने वाले रास्तों से कांटे चुने जाने की, तो फिर वहाँ से उठें। मुस्लिम लीग नून जो है मौलाना साहब से बड़ा हाथ करने जा रही है। मौलाना साहब को वो कहते हैं जनाब जब आप कहेंगे उसी वक्त उठेंगे, भरपूर तरीके से आएंगे, भरपूर तैयारी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि इस्लामाबाद के अंदर कम से कम धरना दिया जाए। और मैं आपको ये बता दूँ, ये भी मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत ने एक मीटिंग में ये कह दिया कि जनाब हम इस्लामाबाद चले जाते हैं, धरना भी हो जाता है, हमारे कारकुन भी आ जाते हैं, तो हिस्सा तो सारा मौलाना साहब ले जाएंगे, हम कहाँ खड़े हैं। ये बकायदा आपको कह रहा हूं। और चले आगे एक और बता दूं, प्रोग्राम खत्म होने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल भी ले लें। क्या पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस मार्च के लिए मुत्तफिक है? कोई नहीं मुत्तफिक। पीडीएम में शामिल जमातें हैं कितनी? 9 जमातें तो हैं ना उनके मुताबिक। अरे उनमें जमातें कितनी है मैं ये पूछ रहा हूँ, जिनकी अवाम में जरा है पोजीशन। इलाकाई चले, इलाकाई नहीं सतह पे तो है नहीं, इलाकाई सतह पे होंगी, इलाकाई बिल्कुल होंगी। कौमी जमातें तो फिर आप 2 ही। कौमी जमातें जो हैं वो 2 जमातें हैं, और 2 जो जमातें हैं वो कौमी जमातें इसी तरह चलेंगी। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ होना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अगर धरना हो, चाहे 1 दिन का हो या 1.5 दिन का हो, इससे ज़्यादा ना हो, और उसका सारा क्रेडिट हमें मिले। ये चाहती है मुस्लिम लीग नून। किसी सूरत में नहीं चाहती कि क्रेडिट कोई और लेकर जाए। अब जहाँ तक मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब चाहते हैं कि मेला लगाओ, मेरे बंदे भी आएँ, सारा कुछ हो, और क्रेडिट भी टोटल मुझे मिले, क्रेडिट भी हमें मिले, मुज़ाकरात भी हमारे साथ हो, आगे आने वाले वक्त के वादे भी हमारे साथ हों। अब मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून जो है, मैंने आपको कह दिया कि वो किसी सूरत नहीं चाहती। चले एक और आपको मैं बड़ी खबर दे दूं इसी में। इनके मार्च से पहले एक बहुत बड़ा जलसे, जुलूसों और महंगाई के खिलाफ कंपेन चलने लगी है। वो कंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलाएगी, और पीपल्स पार्टी के साथ 2 एक जमातें होंगी, एनपी होगी, और 1-2 और इलाकाई जमातें होंगी, और उसमें वो तासर देंगे। ये तो 23 मार्च पे चलेंगे ना, 23 मार्च में बड़ा टाइम है। पीपल्स पार्टी इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन में होने के बावजूद हरीफ होगी, और वो उससे पहले इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देगी कि शायद इनके लिए वो मार्च ही बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अगर मकासद ही पूरे नहीं होंगे उस मार्च के, तो फिर ये बाद में अवाम में अपना इमेज कैसे बरकरार रखेंगी जमातें? चलिए मुझे बताएं, जितने पहले मार्च हुए हैं जिसमें बड़े दावे किए गए थे, हुए थे ना मार्च किसी भी सियासी जमात के, मैं सिर्फ इनकी नहीं कह रहा, किसी भी सियासी जमात के, चलो आप अब इनकी बात करें, उसमें जो वादे ये करके आए थे उसके बाद ये अवाम में गए हैं ना, इसी तरह यार इसके बाद भी चले जाएंगे। हमारी अवाम को बोलने की आदत है, क्या करेंगे, क्या कहेंगे जाके, चलें इस, आप क्या समझते हैं हुकूमत चले जाएगी? किसी धरने से हुकूमत नहीं जाएगी। तो क्या इस मार्च से बलदियाती इलेक्शन में फवायद हासिल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, 1% नहीं होंगे। 1% होता है ना कि एक मार्च करने से बलदियाती इदारों में जो आपको बड़ी आपकी बन जाएगी पोजीशन, जी आप बलदियाती इलेक्शन जीतेंगे, नहीं जीतेंगे भाई। बलदियाती इलेक्शन जो है वो उसका बिल्कुल सिस्टम लहदा होता है। आप याद करें जनाब, मुशर्रफ दौर में बलदियाती इलेक्शन हुए थे, नून लीग अरूज पे थी, पीपल्स पार्टी का जोर था, कितनी जगहों पे जीते थे ये। मुस्लिम लीग काफ कितनी उस वक्त मजबूत थी, लेकिन कौन कौन सी यूनियन कौंसिल ऐसी थी जहां से वो नहीं जीते थे? कौन से ऐसे शहर थे जहां पे उनके लोग नहीं आए थे?
बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल चेंज होते हैं। जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन, ज़हन में रख लीजिएगा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो थे उसमें कौन जीता है? वफाकी हुकूमत। महंगाई थी ना उस वक्त भी, लेकिन ये सारा कुछ था। इस नहज पे तो राना साहब नहीं थे। चलें, परसों वहाँ पे अभी चंद दिन पहले जहाँ वहाँ पे जिस पे जो सदर कश्मीर की इलेक्शन हुए हैं, सीट पे जो छोरी है, उनका बेटा नहीं जीता क्या? नहीं जीता। चले मुझे बताएं, बेइंतहा महंगाई है, बेइंतहा महंगाई है, मुस्लिम लीग नून कितने वोट लेके गई है? बेइंतहा महंगाई है ना, कितने वोट लेके गई है? और भाई बात ये बल्दियाती इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन में बड़ी है, लोग बढ़ चुके हैं। एक जो न्यूट्रल वोटर है जिसने फैसला करना है महंगाई की वजह से, वो घर से नहीं निकलता, वो एहतजाज में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वोट कास्ट करने के लिए कहाँ तैयार होगा? मसलन एक वोट अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ है तो वो एहतजाज के लिए नहीं जा रहा, जिसको आप कह रहे हैं महंगाई वाला, तो वो वोट कास्ट करने जाएगा। हुकूक के लिए एहतजाज नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तो फिर नताइज ऐसे ही रहेंगे। जो मुसल्लत हैं वो मुसल्लत रहेंगे, गवर्नेंस का सिस्टम भी ऐसा ही रहेगा। अगर आपको ये लगता है ज़्यादती हो रही है तो उस पर आवाज़ तो उठानी चाहिए। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे और आपको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।